हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सीए फाउंडेशन लॉ का पार्टनरशिप का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। लास्ट यूनिट है, इसके बाद अपना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन को एलएलपी करना है, कंपनी करना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि सब पढ़ें। प्लस सर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो सर, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं आपको नोट्स शेयर करते रहूंगा। वहां पर फ्री में नोट्स अवेलेबल रहेंगे, तो कोई इशू नहीं रहेगा सर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अरहम इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते पढ़ना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है? नहीं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। चाहो तो पार्टनरशिप को रजिस्टर कराओ, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कभी नहीं होता। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट सर, इसको ध्यान रखना। एंड सर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सर, registration of a partnership is optional and one partner cannot compel the other partner to join in the registration of the firm. It is not essential that the firm should be registered from the very beginning. Where the partner decide to get the firm registered as per the provision, they have to file the statement in the prescribed form. पार्टनरशिप फर्म को जब चाहो तब रजिस्टर करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब पार्टनरशिप आप बना रहे हो तभी रजिस्टर कराने की जरूरत है। When the registrar is satisfied that the above mentioned provision has been complied with, he shall record an entry of the statement in the registrar. इसको बोला जाता है सर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। सर वो अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो गई है, और जैसी वो एंट्री करेगा ये मान लिया जाएगा कि आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड हो गए हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। एंड शैल द फाइल द स्टेटमेंट। सब्सिक्वेंट ऑल्टरेशन इन द नेम, प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म दैट मे अकर ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूएंस शैल आल्सो बी रजिस्टर्ड। अगर आपको चेंजेस कर रहे हो तो आपको उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या लॉ है, प्लीज ध्यान से देखना। When the registration is satisfied that the provision of the above section has been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the registrar. जिस रजिस्टर में वो रिकॉर्ड करेगा उसे बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और shall file the statement, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। Then he shall issue a certificate of registration, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। बट इसके बाद जो लाइन है सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सर प्लीज ध्यान देना। However, registration is deemed to be completed as soon as the application in the prescribed form with the prescribed fees and the necessary details concerning the particulars of the partnership is delivered to the registrar. Very important sir, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कब मान ली जाती है? पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर तब मान ली जाती है जब पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराने के लिए आपने रजिस्ट्रार को डिटेल्स दे दिए। सर, उसने सर्टिफिकेट कब दिया उससे कोई मतलब नहीं है, कब आप उसे डिटेल्स देते हो प्लस कब आप उसे फीस पे करते हो, दैट मैटर्स। ये मैटर नहीं करता कि कब वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केस स्टडी में आ सकता है क्वेश्चन, गड़बड़ नहीं करना सर। जब आपने डिटेल्स दी, फीस पे कर दी, तब फॉर्म आपकी रजिस्टर्ड मान ली जाती है। हो सकता है वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में दे। ठीक है, registration may also be affected, देखो सर, may also be affected even after a suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit and then get the firm registered and then file a fresh suit. मैं आपको सर ये वाला जो पॉइंट है ये मैं अभी आपको सर समझाऊंगा आगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी, बट मैं आपको आगे समझाऊंगा सर। अगर आप फॉर्म रजिस्टर कराते हो और कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज है पेनल्टी पर ईयर, जितना भी डिले रहेगा। उसके बाद देखो सर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। देखो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है नॉन रजिस्ट्रेशन के। देखो, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज सर, देखो ध्यान से देखना सर। इसी के बेसिस में मैं आपको ये वाला पॉइंट भी समझाऊंगा सर, रजिस्ट्रेशन वाला, ध्यान देना। सबसे पहला दिया हुआ है, नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और द अदर पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो याद रखना सर, फर्म भी और पार्टनर्स भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर चलो मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी से हमें पैसा लेना था, क्या सर बाद में रजिस्टर करके हम केस कर सकते हैं? यस सर, ये कर सकते हो। यही पॉइंट तो यही चीज बोल रहा है सर, कि आप बाद में रजिस्टर करो, बाद में रजिस्टर करने के बाद आप उस पार्टी के ऊपर केस कर लो। समझ आया? बट जब तक अनरजिस्टर्ड हो आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। अगला देखो सर, नो रिलीफ टू पार्टनर्स टू फॉर सेट ऑफ क्लेम। सर, पार्टनरशिप फर्म में आप थर्ड पार्टी के साथ
सेट ऑफ नहीं कर सकते क्लेम। सर सेट ऑफ क्लेम क्या होता है? वेरी सिंपल, मान लो XYZ पार्टनर्स थे और एक थर्ड पार्टी थी, इनको 100 रुपए देना था, इनसे इनको 200 रुपए लेना था। सर इस केस में ये मैक्सिमम सेट ऑफ कितने का कर सकते हैं? सर मैक्सिमम सेट ऑफ 100 रुपीज का कर सकते हैं, 100 रुपीज से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ वर्ड का मतलब होता है हिसाब कट्टस, तेरा मेरे को देना, मेरे को तेरे को लेना। सर ये दोनों को हिसाब कट्टस कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि चल भाई अब 100 रुपए की बात करेंगे हम, क्योंकि मेरे को तेरे से 200 रुपए लेना था और मेरे को तेरे को 100 रुपए देना था। अब प्रैक्टिकली कितना देना बचेगा? सिर्फ प्रैक्टिकली कितना लेना बचेगा? 100 रुपए लेना बचेगा। ये जो अपन हिसाब कट्टस करते हैं, जो सेट ऑफ करते हैं, सर ये सेट ऑफ सिर्फ 100 रुपीज तक अलाउड है अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर कितना भी कर सकते हो सर। उसके बाद अगला देखो सर, एग्रीड पार्टी कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर। ये भयानक इंपॉर्टेंट, और द फर्म। सर प्लीज ध्यान देना, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, प्लस कोई भी पार्टनर ना फर्म के ऊपर केस कर सकती, ना फर्म पार्टनर के ऊपर केस कर पाएगी सर अगर अनरजिस्टर्ड है तो। उसके बाद सर अगला पॉइंट देखो सर, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। हम बाहर वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते, हम बाहर वाले के मजे नहीं ले सकते, बाहर वाला हमारे मजे ले सकता है, थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है सर। इसके बाद देखो सर एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? सर इन केसेस में अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी हुई तो फर्क नहीं पड़ता सर। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू सू द फर्म। हमने अभी पढ़ा सर, क्या थर्ड पार्टी हमारे पर केस कर सकती है? यस सर, फर्म के ऊपर केस कर सकती है, पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है। सेकंड पॉइंट, द राइट ऑफ द पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सर क्या पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं? यस, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो डिसॉल्व करवा सकते हैं, एसेट वगैरह रियलाइज करा सकते हैं। अगला देखो सर, द पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनीज रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग इनटू एक्शन। सर सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट उसके बिहाफ में एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करती है। ऑफिशियल असाइनी वो होता है जो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज को रियलाइज करके पैसा पे ऑफ करता है। उसके बाद अगला देखो, द राइट टू स्यू और क्लेम सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड कितना? आप 100 रुपीज तक सेट ऑफ कर सकते हो, 100 रुपीज से ऊपर सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर अनरजिस्टर्ड हो तो। ठीक है, प्रैक्टिकली 100 रुपीज का कोई सेंस ही नहीं है सर, क्योंकि आजकल तो सर ये 1932 का लॉ है सर, उस टाइम 100 रुपीज बहुत मायने रखता था, आज नहीं सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब प्लीज इसको समझो सर, दो टॉपिक है सर, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सर दोनों में अंतर है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब आपने पूरी पार्टनरशिप ही खत्म कर दी, और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब सर ये हो सकता है जहां पर आप कोई पार्टनर को की डेथ हो गई, उसको निकाल रहे हो, वो निकल गया, रिटायरमेंट से हो गया, कोई नया इनकमिंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर, एक्सपल्शन, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आएगा। सर ध्यान देना सर, सबसे पहले दिया हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। सर अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो बिजनेस भी डिसकंटिन्यू हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जरूरी नहीं है सर कि अगर आपने एक पार्टनर को निकाल दिया तो आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करोगे, हो सकता है आप कंटिन्यू करो और हो सकता है ना भी करो। उसके बाद अगला देखो सर, वाइंडिंग अप। क्या अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, अगर फर्म डिसॉल्व, पहला था फर्म डिसॉल्व, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है तो सर क्या हमारी पार्टनरशिप भी वाइंड अप, सब वाइंड अप हो जाता है? यस सर, पूरा का पूरा वाइंड अप हो जाता है। बट अगर सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब एक पार्टनर गया है या एक पार्टनर नया आया है, तो उसके इसमें सर रिकंस्टिट्यूशन होता है। आप लोग अकाउंट्स में पढ़े भी हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है अगर कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर जाता है। ठीक, उसके बाद ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सर क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कोर्ट के ऑर्डर से हो सकता है? यस, यस में, जरूरी नहीं है बट में। बट क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट का ऑर्डर की जरूरत है? नहीं सर, कोई इनकमिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर, इसमें कोर्ट की जरूरत क्यों है सर? अगला देखो सर, स्कोप। सिंपल सी बात है, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया तो फिर तो क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व, सब खत्म। अगला सर, अगर आपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया तो उस केस में जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व होगी। अगर आपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया, मान लो एक पार्टनर को रिटायर कर दिया या एक पार्टनर की नई एंट्री हुई है, जरूरी नहीं है सर उस केस में फर्म भी डिसॉल्व। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर अगर पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, अगर मान लो फर्म डिसॉल्व हो गई तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगी? यस सर। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होगी। क्यों होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज? अभी तो बाकी पार्टनर से चाहे तो वो चला सकते हैं, या कोई नया पार्टनर या आया या गया तो भी बिजनेस चला सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद देखो सर, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, आपको फर्म डिसॉल्व करने के तरीके बोल रहा है सर। क्या क्या मोड है देखो सर, बहुत सिंपल है। सबसे पहला दिया हुआ है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। सर वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है इच्छा से डिसॉल्व करना। अब इसमें सबसे पहला दिया हुआ है आपको डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सर जहां पर जितने भी पार्टनर्स है सबकी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होगी, सब आपस में बैठे एग्री करे, म्यूचुअली कंसेंट किए, एग्रीमेंट किए और डिसॉल्व कर दिए, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। दूसरा दिया हुआ है सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये तो ऐसा केस है सर, कुछ हैपनिंग हो गई जिसके कारण आप जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाए थे वो अनलॉफुल हो जाता है आपका बिजनेस, या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर आप पार्टनरशिप कैरी नहीं कर सकते, चला नहीं पाओगे, तो उस केस में सर कंपल्सरी डिसॉल्व। जैसे बेस्ट एग्जांपल है सर, दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो सर बट ऑब्वियस सी बात है इस केस में आपकी पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी सर। ठीक है, अगला ध्यान रखना सर, बट इसमें एक बात और भी है सर, provided that when one or more separate adventure or undertaking is carried out by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of the lawful adventure or undertaking। बहुत सिंपल सी बात है, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो मान लो अगर कपड़े का काम भी करती है और सोने के स्मगलिंग का काम भी करती है, तो सोने का स्मगलिंग का काम इलीगल है सर, वो इलीगल एक्टिविटी के लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म आप डिसॉल्व करो वो गलत है सर। कपड़े के नाम से पार्टनरशिप फर्म चल सकती है क्योंकि वो लीगल मैटर है, जो इलीगल मैटर है उससे रिलेटेड डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला देखो सर, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसीज। अगर कुछ कंटीजेंसी हो जाती है उस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। देखो सर क्या लिखा हुआ है, प्लीज इसमें ध्यान देना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात लिखी हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की बात अप्लाई होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात नहीं लिखी हुई है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात अप्लाई होगी। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है सर, ये 4 पॉइंट बोलता है, ध्यान देना सर। वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, फिक्स टर्म के लिए आपने कंस्टिट्यूट किया था, जैसे ही एक्सपायर होगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख के फर्म को चला सकते हो। वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड टू कैरी ऑन वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग एंड देन बाय कंप्लीशन, आप जैसे ही वो एडवेंचर या जो भी काम था उस काम को जैसे ही कंप्लीट कर दो, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनी थी, पर्पस खत्म हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व, चाहो तो एग्रीमेंट में लिख के अभी भी चला सकते हो। अगला है बाय डेथ ऑफ द पार्टनर। सर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, सर ये मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया था, बाय एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो सर, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। सर ये हम पहले भी सीख चुके हैं सर, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो जब तक इच्छा है तब तक आप पार्टनरशिप चला रहे हो, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आप इस केस में पार्टनरशिप जब चाहे तब डिसॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको नोटिस देना पड़ेगा। सिंपल है, आप नोटिस दे दो कि बाकी पार्टनर्स को कि हम फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं, आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स विद एन इंटेंशन टू डिसॉल्व। इफ द डेट इज मेंशन्ड, अगर डेट मेंशन है, द फर्म इज डिसॉल्व एज पर द डेट मेंशन, जो डेट मेंशन है in the notice as the date of dissolution. If no date is mentioned, then the date of communication of notice. अगर डेट मेंशन है कि हम कब डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वही डेट में, अगर डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन नोटिस दिया गया उसी दिन मान लिया जाएगा कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। ये क्या चल रहा था, पार्टनरशिप एट विल। अगला देखो सर, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। सर किन केसेस में कोर्ट डिसॉल्व करता है? सर बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना सर, इसमें कुछ गलतियां स्टूडेंट करके आते हैं। सर द कोर्ट में वर्ड का मतलब है सर, इन जितने भी केसेस में हम पढ़ेंगे उन सब केसेस में कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है। आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि चल बे कंपलसरी डिसॉल्व कर, नहीं, कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करेगा डिसॉल्व, आप कोर्ट को बैठा के नहीं सिखा सकते। सर सबसे पहला दिया हुआ है इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड। अगर सर, बट ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर पागल है और कोर्ट को लगता है कि सर दो पार्टनर थे, दो में से एक पागल हो गया, अब यहाँ पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होना आना चाहिए, तो डिसॉल्व के लिए बोल सकता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं अभी पार्टनरशिप फर्म को चलते रहना चाहिए तो फिर चलने देगा। अगला है परमानेंट इनकैपेसिटी। अगर कोई भी पार्टनर की इनकैपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इंसॉल्वेंट होने के कारण या फिजिकली इनकैपेबल होने के कारण, कोई भी रीजन से अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी, तो इस केस में कोर्ट बोल सकता है कि फर्म डिसॉल्व करो और कोर्ट बोल सकता है फर्म डिसॉल्व मत करो। कोर्ट की इच्छा है, डिस्क्रिशन चलता है सर। अगला है मिसकंडक्ट। अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में
तो कोर्ट बोल सकता है कि फर्म डिसॉल्व करो, और कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं भाई फर्म डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, एक पार्टनर की गलती से बाकी क्यों भुगतेंगे, तो कोर्ट ये बोल सकता है कि वो पार्टनर कंपनसेट करेगा बट फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। याद रखना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अगला देखो सर, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस बेसिस में आप ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब बार बार एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो। तो इस केस में ये इसके कुछ एग्जांपल है सर। एम्बेजलमेंट, चोरी करना। कीपिंग एनॉर्मस अकाउंट्स, आपने अकाउंट सही तरीके से मेंटेन नहीं किए। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, जितना एक पार्टनर को कैश अलाउड था उससे ज्यादा वो होल्ड कर रहा है। सॉरी। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, बाकी पार्टनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अकाउंट्स दिखाओ और वो अकाउंट्स दिखा नहीं रहे। इन सब केसेस में आप कोर्ट के पास जाके बोल सकते हो भाई पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर दो। कोर्ट की इच्छा है, डिसॉल्व करना चाहे करेगी, नहीं करना चाहती नहीं करेगी, आप कोर्ट को नहीं बोल सकते सर। उसके बाद अगला देखो सर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सर सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर अपना प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करता है इंटरेस्ट किसी दूसरे पार्टनर या किसी और को विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर्स, बाकी लोगों को बिना बताए किसी और को ट्रांसफर कर देता है, थर्ड पार्टी को या किसी को भी ट्रांसफर कर देता है थ्रू सेल, मॉर्गेज, प्लेज, किसी के भी कैसे भी, तो इस केस में सर अगर लगता है तो बाकी पार्टनर्स जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि फर्म डिसॉल्व कर दो, बट अगर कोर्ट को लगता है डिसॉल्व करने की जरूरत है तो करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी। उसके बाद अगला देखो सर, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म को लगातार कंटिन्यूअस बेसिस में लॉस हो रहा है, तो हो सकता है आप कोर्ट में जाके बोलो कि सर हमारी फर्म को बहुत कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा है, बंद करवा दो। कोर्ट को लगता है तो करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी। कोर्ट बोलेगी नहीं चलने तो कोई बात नहीं, हमें लगता है अगले साल प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद देखो सर, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। इसके अलावा कोर्ट को कोई भी ऐसा केस लग सकता है जहां पर आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो फर्म को डिसॉल्व करने। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने ब्रैकेट में सर। सबसे पहले डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। सर मान लो 6 पार्टनर्स है, ठीक है, 6 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर बोल रहे पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो, 3 बोल रहे चलने दो। अब 3 बोलते डिसॉल्व, 3 बोलते चलने दो, तो इसमें डेडलॉक हो गया। अब यहां पर तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट के पास जाते हैं। अब कोर्ट जैसा चाहे वैसा डिसाइड कर सकता है सर। कोर्ट को लगता है डिसॉल्व करना है तो कर देगा, कोर्ट बोलेगा नहीं चलने देना है तो चलने देना है। वेयर द पार्टनर्स, देखो वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन अ टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, उनके बीच के जो टर्म्स है वो टॉकिंग टर्म्स नहीं है। टॉकिंग टर्म्स मतलब उनके टर्म्स क्लियर नहीं है आपस में कि हम पार्टनरशिप को कैसे चलाएंगे, कौन ऑपरेट करेगा, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा। अगर टॉकिंग टर्म्स नहीं है तो हो सकता है इस केस में कोर्ट डिसॉल्व कर दे, बट कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है लॉस ऑफ सब्सटेंट्रम। सब्सटेंट्रम वर्ड का मतलब क्या होता है सर, वेरी सिंपल, जिस बेस पे आपने पार्टनरशिप बनाया था वो बेस ही खत्म हो गया। एग्जाम्पल, मान लो मैं और कोई एक और पार्टी है, हम 2 जन ने मिलकर पार्टनरशिप बनाया था कि हम लोग छत्तीसगढ़ में दारू बेचेंगे। अब मान लो अचानक से छत्तीसगढ़ में दारू ही बैन हो गई, तो लॉस ऑफ सब्सटेंट्रम सर, जिस मोटिव पर्पस जिस चीज को लेके पार्टनरशिप बनी थी वो चीज ही खत्म हो गया, वो बेस ही खत्म हो गया। तो इस केस में क्या हो सकता है, कोर्ट बोल सकता है कि चलो भैया पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो। उसके बाद अगला है गैम्बलिंग बाय पार्टनर इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई पार्टनर गैम्बल करता है, सट्टा खेलता है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके कारण पार्टनरशिप को लॉस हो रहा है, लग रहा है कि पार्टनरशिप की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उस पार्टनर के कारण बाकी पार्टनर्स को हार्म होगा, तो कोर्ट बोल सकता है डिसॉल्व करने, बट कंपलसरी नहीं है, याद रखना सर। अब अगला देखो सर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। अगर आपने डिसॉल्व करवाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। आफ्टर डिसोल्यूशन देखो सर, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव सर, टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी। हम आफ्टर डिसोल्यूशन भी, ये मोटिव क्या है सर, लायबल क्यों रहेंगे पार्टनर्स सर, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस ऑफ द प्रायर डिसोल्यूशन एंड टू सीक टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। सर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना सर। मान लो हमने पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करी और थर्ड पार्टी लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं, नोटिस नहीं दिया सर, तो इस केस में पार्टनर तब तक लायबल रहेंगे जब तक नोटिस नहीं दिए। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है सर, एक बार पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर ने, मान लो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं और आपने नोटिस दे दिए सर, उसके बाद अगर कोई पार्टनर बाहर वाले लोगों को बेवकूफ बनाता है और बोलता है कि अभी पार्टनरशिप चल रही है और लोन ले लेता है पार्टनरशिप फर्म के नाम से, तो उस केस में बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं रहेंगे सर, एक बार अगर उसने नोटिस दे दिए। ठीक है, आया समझ, ये सिंपल है सर। However, there are certain exception to this rule stated in above example, that is when the notice of the dissolution was not given. देखो सर मैंने आपको ये समझाया सर, notice of dissolution was not given, there will be no liability for the subsequent act in case of estate of the deceased partner. मैंने आपको पहले ही बोला सर, डिसोल्यूशन के केस में नोटिस देना जरूरी है। अब अगर नोटिस नहीं देते हो
तो नॉर्मली पार्टनर्स लायबल होते हैं, बट ये कुछ केसेस दिए हुए सर जहां पर नोटिस नहीं भी दोगे तो पार्टनर लायबल नहीं होगा सर। एस्टेट ऑफ द डिजीज पार्टनर सर, बट ऑब्वियस बात है अगर कोई आदमी मर गया ना सर तो उसका न्यूज़पेपर में वैसे ही प्रचार हो जाता है, तो जरूरत नहीं है सर उस केस में नोटिस देने की, वैसे ही न्यूज़पेपर में डाल दियो ना शोक संदेश करके। क्यों डालोगे और कि अलग से नोटिस लिख के भेजोगे भाई हमारा एक पार्टनर मर गया? अरे भाई शोक संदेश डला था वो वैसे ही क्लियर हो गया। दूसरा सर इंसॉल्वेंट पार्टनर सर, बट ऑब्वियस बात है कोर्ट किसी को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, और जब कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो वो न्यूज़पेपर में और ऑफिशियल गैजेट में तो वो ऑलरेडी दे देता है सर, तो आप अलग से और क्यों दोगे सर। अगला है सर डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। अरे भाई कोई अगर स्लीपिंग पार्टनर है, सिंपल सी बात है, तो उस केस में अपन पढ़ के आए सर पिछले चैप्टर में, स्लीपिंग पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता। आया समझ। उसके बाद देखो सर राइट ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। सर सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सर वो जो भी पार्टनर्स है वो बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, एसेट लायबिलिटीज से पे ऑफ करेंगे और बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। सर एक चीज याद रखना, जब तक पार्टनरशिप वाइंड अप नहीं होती है तब तक पार्टनर्स लायबल रहेंगे कोई भी ड्यूज के लिए, चाहे वो इनकम टैक्स का ड्यूज हो, किसी थर्ड पार्टी का ड्यू हो, कोई भी ड्यूज के लिए पार्टनर्स तब तक लायबल रहेंगे जब तक वो वाइंड अप नहीं हो जाती। ठीक है। उसके बाद है सर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सर ये पॉइंट इसलिए आपको नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि यही तो आप अकाउंट्स में करके आते हो सर। आप क्या करते हो, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या करते हो, एसेट को रियलाइज करते हो, लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो, जो बचता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कोई पार्टनर का अगर स्पेसिफिक लायबिलिटी है पार्टनर का कुछ पहले देने का तो उसको पहले देते हो, फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हो, फिर यही सब चीजें तो करते हो सर। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स, ये चीज को आपको स्पेसिफिकली पढ़ना नहीं पड़ेगा सर, ये आप अकाउंट्स में जी भर के करते हो, भयानक प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। उसके बाद देखो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में केस स्टडी आती है, स्टूडेंट सब गलती करते हैं। अब बात ध्यान से सुनना सर, पार्टनरशिप फर्म है और उसमें पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म है और उसमें पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो सर पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के डेट को पे करने के लिए रहेगी, उसके बाद कोई पार्टनर के इंडिविजुअल डेट को पे करेगी। पहले फर्म के डेट क्लियर होंगे उस प्रॉपर्टी से, उसके बाद पार्टनर के पर्सनल डेट क्लियर होंगे। अब बात आती है जो ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स के पर्सनल डेट। अगर पार्टनर्स के पर्सनल डेट है और पर्सनल एसेट्स है तो सर पार्टनर की पर्सनल एसेट पहले पर्सनल डेट को क्लियर करने के लिए होगी और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो फर्म की डेट। समझ आया। मैं आपको एक एग्जांपल से सर लिख के बता देता हूं, एकदम सिंपल है सर, ध्यान देना सर। मान लो एक्स, वाई और जेड पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। इनके पास प्रॉपर्टी एक ए करके प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से पहले ये पार्टनरशिप फर्म का डेट क्लियर करेंगे। ठीक है। फिर अगर इस प्रॉपर्टी से कुछ अमाउंट बच गया तो फिर चाहे तो एक्स या वाई या जेड तीनों में से किसी भी पार्टनर्स की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पहला केस था। दूसरा था सर मान लो एक्स, वाई और जेड तीनों के पास अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। एक्स के पास ए प्रॉपर्टी है, वाई के पास बी है और जेड के पास सी है। तो सर पहले एक्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करेगा अपने पर्सनल डेट को पे करने के लिए, और इस प्रॉपर्टी को बेच के अगर कुछ पैसा बच गया तो फिर यूटिलाइज करेगा फर्म के डेट को पे करने के लिए। आया समझ। ये बहुत सिंपल है बट इससे केस स्टडी आती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलती करके आ जाते हैं। ठीक, ये समझ आया फ्रेंड्स। ये अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा कंप्लीट हुआ, अपन ने तीसरा लॉ का एक्ट कंप्लीट किया। अब इसके बाद अपन एलएलपी पढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछो, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि सब बैठ के पढ़े। कोई भी चीज मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आगे एलएलपी और कंपनी प्लस क्वेश्चन और एमसी क्वेश्चंस प्लस अपन जो प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग, लॉ की राइटिंग की, वो सब आपकी स्किप ना हो। ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ भी लगे पूछ लेना। ठीक, चलो थैंक यू।